let's go. All right. Okay. How do I go to slideshow mode? Go to view and There you slideshow. go. Okay. All right. You see it? Perfect. Yes, we can all see it. All right. So today what we're going to do is we're going to talk about scales in our universe. And can I go for the next slide? Okay. So essentially, scales are a very important concept in physics in general. Okay. So especially with astrophysics, there are three important quantities of whose scale we'll be more interested in. This mass, length, and time. Now, this is a question for, say, let me ask this for Shashi's school first. Mass. So without any instrument, without any analysis, what is the smallest scale of mass you think you can measure? Can somebody answer this? तो मैं थोड़ा जल्दी से ट्रांसलेट कर देता हूँ. तो अगर आपको किसी की चीज, कोई भी चीज कितना भारी है, ये अगर आपको नापना हो, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट के बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, बिना कोई नंबर्स के, आपको क्या लगता है सबसे कम, सबसे हल्की कौन सी चीज आप ऐसे तोल सकते हैं हाथ में? कोई आंसर करना चाहेगा? शशि जी के स्कूल से, अलका जी के स्कूल से. या फिर देवेंद्र जी के स्कूल से. आप लोग अपना वीडियो ऑन कर दीजिए ना. आई थिंक देवेंद्र जी को शायद एकता नहीं. बेटा वीडियो ऑन नहीं है आपका. एकता आप तो म्यूट हो. आप म्यूट हो. ओके. एकता मुझे सुन पा रहे हो बेटा? हाँ, अब आंसर करो जो पूछ रहे हैं. सबसे कम क्या? टाइम. क्या चीज? दोबारा बोलो. टाइम. नहीं बेटा नहीं. यूनिट पूछ रहे हैं. यूनिट लाइक सबसे हल्का मेजरमेंट जो किस चीज का यूनिट पूछ रहे हैं. जैसे हम ग्राम किलोग्राम में बात करते हैं ना, तो हाँ. यूनिट सबसे हल्का. तो आप सबसे कम क्या मेजर कर सकते हो? सबसे छोटा क्या हो सकता है? मतलब दाने या फिर आई डोंट नो. मास का रेंज. तो मास में सबसे हल्का एक कोई भी एक हल्का चीज की नाम बताओ. कोई भी, कितना भी हल्का हो. टेंशन मत लो. कोई भी आपके सराउंडिंग्स में जो भी चीज आप सबसे हल्की सोच सकते हो वो बता दो. हाँ. feather. Hair is very light. Good. So that is probably fractions of a milligram. Probably. And और एक बारी चीज बताओ, जो आप बारी चीज, आपको जो बारी लगता है. भारी चीज. सबसे बारी चीज जो आप उठा सकते हो. सन आप उठा नहीं सकते ना. आप अपने आसपास जो देखते हो उनमें से कोई भी एक भारी चीज का नाम. मोटा पत्थर. पत्थर. हाँ. कितना किलो का होगा? 10, 15, 20? 20. हाँ. तो जनरली आप जो आपके हाथ से आप जो पता कर सकते हो ना, it will be somewhere between a fraction of a milligram to maybe 10, 50, maybe say for a good measure 100 kilogram. ठीक है. तो बिना कोई इंस्ट्रूमेंट का
fraction of a gram to a few tenths of kilogram आप measure कर सकते हो, ठीक है। उससे ज्यादा या उससे कम करने के लिए आपको हमेशा या तो कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी या तो कोई एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। वेरी गुड। अभी देवेंद्र जी के क्लास में से कोई बताओ लेंथ के लिए सिमिलरली सबसे छोटा लेंथ स्केल और सबसे बड़ा लेंथ स्केल जो बिना कोई इंस्ट्रूमेंट का मेजर कर सकते हो, खाली आंख से। ऐसी कोई वस्तु जो जिसकी लंबाई बिना किसी स्केल के कर सकते हैं, किसी का नाम आपको याद हो, छोटी चीज बड़ी चीज कोई बताइए, कोई भी बताइए। बोल आगे खड़ा होके आगे बोलो। मैम पेन। ये बोला पेन। पेन, ओके। और कोई बड़ी चीज, कोई बहुत सारी चीज देखते हो आप। बोलो। पेड़। ट्रेन वाला ट्रेन। ट्रेन, ओके। ट्रेन काफी बड़ा है। ठीक है, ठीक है। सो जनरली लेंथ में आप फ्रैक्शन ऑफ ए मिलीमीटर टू फ्यू टेंस ऑफ किलोमीटर्स मेजर कर सकते हो, ठीक है। अभी वैसे ही आया नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाओ प्लीज। हाँ, सो जनरली टाइम थोड़ा और मुश्किल होता है रिजॉल्व करने के लिए। We can see somewhere between a blink of an eye to few hours, for instance. So generally what we can perceive with our bare human senses, with no instrument, with no analysis, with nothing, is generally a fraction of a milligram to a few kilos, length that is fraction of a millimeter to a few kilometers, and time from a very small fraction of time, fraction of second, like a blink of eye, maybe to a few hours. This is all we can understand with our naked senses. These ranges are very narrow to understand the scale of the universe. Okay, can we go to the next slide? All right, the next one. All right, so the first question we want to ask is, why are different scales important? All right, like why do we care so much about so Ayan, the other people are in the Zoom call? They have been. I should have seen a notification asking me to add them, but let's see. I will have to stop the screen sharing. मैं थोड़ी देर के लिए screen share बंद करता हूँ ताकि मुझे दिखे कि कोई ओके नहीं, मुझे तो कोई waiting room में तो कोई नजर नहीं आ रहा है. Because they're like, please admit us, we are in the classroom. Okay. Okay, I'll pause recording. Yeah. Okay. Okay, please resume. Perfect. So now the question is, why are scales important? Like, why do we care about scales? And scales happen to be a very important concept in physics in general. All right. So, okay, Alka ji join kar rahi hai. Good. So I'll just let them connect so they don't miss anything for like us. Yeah. All right. Then, okay. So different structures in the universe form at different scales. And this happens because different physical phenomena happen at different scales. And this is one of the most important thing in physics, that in most situations,
Not in all, which is what makes it very interesting. In most situations, things that happen at go back. Yeah, things that happen at one scale does not affect the things that happen at another scale. For instance, when I have to think about how Earth moves around the sun, I don't need to think about how different atoms interact within the Earth, because that's a very different scale, or how things are moving on the Earth, right? It doesn't matter, because the scales at which that is happening is different from the scales at which Earth is I'm rotating sorry around to the say, sun. but I think Swati, you are not audible. Oh, I see. मुझे तो सुनाई दे रहा है। देवेंद्र जी की क्लास को सुनाई दे रहा है हमारी आवाज, मेरा और श्वेता जी की आवाज? आपकी आवाज आ रही है सर। ओके, और श्वेता जी की आवाज आ रहा था? जी जी जी, उनकी भी आ रही है। ओके, और अलका जी की क्लास में आ रही है आवाज? आप लोग सुन सकते हो हमें? ओके, परफेक्ट। Okay. All right. So the thing is, yeah, physics at different scale happen differently, right? So I don't have to think about how things on the Earth move to understand how Earth moves around the sun. And also I don't have to think about what happens when the Earth moves around the sun to, for instance, figure out what is the speed of I don't know, a bus on the Earth, right? Or a car on the Earth. So this is a very important thing, because this is the way we study the universe. We study things at different scales differently, because each of them have their own physical mechanisms, and they more often than not interact with each other. Okay. Occasionally, when they do, when scales interact with each other, things become very complicated. And this is something we see, for instance, very close to a black hole. Very close to a black hole, you see that sometimes, say, a small disturbance that is really small can start interacting with scales that is much bigger. It happens, for instance, in accretion disks around massive objects, right? So this is why accretion phenomena is very hard to model. This, for instance, happens, for instance, when people model climate or like ocean waves. That's why these things are much more harder to understand and predict. But more often, we don't have this problem in astrophysics, which is great. And this is why we generally separate scales when we study objects at different scale. Also, there's the other thing that there are different forces that act on different scales, which also really helps in understanding a particular phenomena depending on the scale in which it happens, right? And lastly, the scales are also important for us to understand what kind of instruments we need to measure a particular phenomena, right? It's like if I want to look at something really, really fine, then I know that I need an instrument with a very high resolution, right? Like, whereas if I want to measure something at a very large scale, I don't care about the resolution. We will not invest in sending up a telescope with a very high resolution. We just need something that gives you that scale. So there is also that thing. There is also just the practicality of what instrument needs to be sent with what resolution to understand a particular phenomenon, and that depends on its scale. Ayan, do you want to summarize? Definitely. तो थोड़ा जल्दी से समरी अगर करें तो स्केल जो हमने सुना अभी, श्वेता जी स्केल के बारे में बात कर रहे थे। तो स्केल का मतलब क्या होता है? स्केल का मतलब ज्यादातर जो क्षेत्र में हम बात कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, मान लीजिए लंबाई, कौन सा चीज कितना लंबा होगा उसको हम स्केल बोलते हैं, ठीक है, इस क्षेत्र में। तो अगर कोई चीज बहुत ही छोटा है तो उसको हम नापने के लिए अलग तरीके का इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, उसको हम अलग तरीके से स्टडी करते हैं। और अगर कोई चीज बहुत ही बड़ा है, ये बहुत ज्यादा लंबा है, उसको नापने के लिए, उसको मेजर करने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए हम अलग तरीके अपनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको मैंने कहा कि आप जाके एक बैक्टीरिया कितना लंबा होता है वो नाप के दिखाइए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसको लिए पहले तो आपको माइक्रोस्कोप चाहिए होगा, जो शायद आप लोग कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट एल्गल ब्लूम वाला, राइट? आप लोग माइक्रोस्कोप से एल्गी देखते हैं, वो बहुत ही छोटे स्केल में है, राइट? वो कुछ
मिलीमीटर से भी छोटा, नैनोमीटर स्केल में होता है, वो एल्गी या फिर वो जो बैक्टीरिया होता है, राइट। और अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो ट्रेन है, ट्रेन का आप जो लंबाई है वो नाप के बताइए, तो आप ऑब्वियसली उस टाइम पे तो आप माइक्रोस्कोप नहीं यूज करेंगे, क्योंकि ट्रेन बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं होगा। तब आप कुछ और जो हम टेप बोलते हैं, जो टेप मेजर होता है घर पे, जो जिससे हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, लंबाई मेजर करते हैं, शायद वो यूज करेंगे आप। तो इस हिसाब से जो कौन सा चीज कितना छोटा है या कितना बड़ा है हमारे यूनिवर्स में, उस हिसाब से हम उसको अलग से स्टडी करते हैं, उसको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं, अलग अलग मशीन्स बनाते हैं, ताकि हम छोटे से छोटे और बड़े से बड़े चीज को स्टडी कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर ये जो छोटे छोटे स्केल में जो होता है और ये बड़े स्केल में जो होता है, वो आपस में उतना इंटरैक्ट नहीं करते हैं, मतलब वो आपस में एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अर्थ घूम रहा है, जैसे कि जो श्वेता जी ने जो एग्जांपल दिया, अर्थ घूम रहा है, अर्थ के ऊपर हम हैं, गाड़ी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, बट हमारे अंदर या फिर अर्थ के अंदर जो एटम्स है, जो मॉलिक्यूल है, जो वो सब छोटे छोटे जो चीजें हैं, उसके बारे में हमको सोचना नहीं पड़ता है, राइट। हम अगर चल रहे हैं सड़क पे या फिर कोई गाड़ी चल रही है, उसको ये नहीं सोचना पड़ता है कि गाड़ी के टायर के अंदर जो एटम है उसका क्या चल रहा है वहां पे। तो ये जो छोटी सी जो दुनिया होती है या बड़ा सा जो दुनिया होता है, वो ज्यादातर अलग रहते हैं, वो ज्यादातर एक दूसरे को प्रभावित नहीं करता है। बट अगर हम उसको अलग अलग से स्टडी करना चाहें, उनके बारे में जानकारी हासिल करना चाहें, तो हमको अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स या मशीन्स बनाने पड़ते हैं, जिसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। All right. So the next question comes about when you're talking about scales that are very big and very small, right? Which are all very relevant when you talk about different phenomena in the universe. You are spanning a huge amount of numbers. For instance, an atomic scale is generally, if you take one object, if you take 1 meter, and if you divide it a million times, right? Sorry, a billion times, right? And that is the size at which atomic stuff happens, right? Stuff that happens at the level of human beings, this happen at like a meter level, right? Like meter, kilometer level. And then when you're looking at things like galaxies, they happen like 1 followed by 20 zeros meter times, right? And for very practical reasons, we can't count the number of zeros every time, right? If I give you this large string of zeros next to the, if you look at the picture of the galaxy, and there's a distance of how long the galaxy is. And every time if you want to count how many zeros are there to figure out how large it is, this is a mess. You can't really do anything this way, right? So instead, what we do is we represent numbers in something called a logarithmic scale. So what is the scale is that so generally when you look at a linear scale or a scale that you have on your ruler on the scale, things are divided in such a way that if you move from one mark to the next, you will be adding things. So between 1 centimeter to a 2 centimeter, you will be adding 1 centimeter. And as you go from 2 centimeter to 3 centimeter, you will take the 2 centimeter and add 1 more centimeter, right? On a logarithmic scale, what happens is you multiply by 10. So you go from 1, then you multiply by 10. So the next division will be 10. Then you multiply by another 10. So the next division will be 100. Right? Now take 100, multiply it by another 10, it will be 1,000. So this is how you make that scale. So in effect, what you do is and the way you represent it is, the number of times you have multiplied by 10 is what we write on top of the number. So when I have 1 followed by 20 zeros, I know I have taken 1 and multiplied it 20 times with 10. So I write 10 to the power 20 meters, okay? And similarly, when I divide it, so now I can take 1 meter or like 1 unit, and I can keep dividing it by 10. So that is how I go on the other direction.
right? So when I go from say a human scale, 1 meter, to an atomic scale, I have to divide 1 meter 9 times by 10. Okay, so then I write 10 and I raise it to a power of -9. So this is how we make the logarithmic scale. So most of the astrophysical numbers you see will be in this kind of a log scale representation. Ian, you might want to summarize. डेफिनेटली। तो पहली बात मैं पूछना चाहूंगा देवेंद्र जी के स्कूल से और अलका जी के स्कूल से भी कि आपके डिपेंडिंग कि आपके बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो कौन से क्लास में हैं, आपको क्या ऑलरेडी ये नोटेशन पता है? स्कूल में आपको बच्चों ने ये सीखा है कि 10 टू द पावर -9 क्या होता है या फिर 10 टू द पावर 20 क्या होता है? ये ऑलरेडी कवर किया है अपने क्लास में? जी सर, किया है। अलका जी के क्लास Yes, ma'am. They are from class 7th and 8th, and they are better known power notation, like what is the value of -9, power -9 or +9. बहुत बढ़िया, फिर मेरे लिए ट्रांसलेट करना बहुत आसान हो गया क्योंकि श्वेता जी ने बेसिकली वही समझाया अभी, क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि लेंथ जो होता है, लंबाई जो होता है, बहुत ही छोटा हो सकता है और या फिर बहुत ही बड़ा हो सकता है, बहुत ही लंबा हो सकता है। इसीलिए हम एस्ट्रोनॉमी में ये पावर नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ऐसे जीरो के ऊपर जीरो लगा के तो फिर तो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। इतना अगर जीरो लगाए, 10-20 जीरो लगाते रहे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी कोई चीज लिखना या पढ़ना। इसलिए हम पावर नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। पावर नोटेशन कैसे आता है ये श्वेता जी ने हमको समझाया और आप में से कई लोगों को ऑलरेडी पता है, तो मैं इसके डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। बस इतना जान लीजिए कि डिपेंडिंग ऑन हम कौन सा चीज को स्टडी कर रहे हैं, उसका जो लेंथ स्केल है वो हम पावर नोटेशन में यूजुअली करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा नंबर होता है, इसलिए हम जीरोस मेंशन नहीं करते। इसके बाद आई हैड अ थॉट स्मॉल थिंग, बट श्वेता यू कैन डू इट इफ यू वांट। No. Yes. Go ahead. Ask the question. तो एक सवाल था, क्योंकि हम बहुत स्केल्स, पावर नोटेशन, जीरो के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहली बात तो ये बताइए, कोई भी स्टूडेंट कोई भी स्कूल से, मान लीजिए देवेंद्र जी के स्कूल से, कि अगर एक के पीछे अगर 9 जीरोस लगाएं तो वो क्या बनता है? उसको क्या कहते हैं? वो क्या मतलब, वो 100 नहीं है, 1000 नहीं है, 10,000 नहीं है, वो क्या है? अगर एक के बाद 9 जीरोस आए तो उसको क्या कहते हैं हम हिंदी में या फिर इंग्लिश में? देवेंद्र जी के स्कूल से अगर किसी को अगर आता हो तो? सर 1 अरब। जी, ये कह रहा था 1 अरब यानी 1 बिलियन। बिल्कुल, 1 अरब यानी 1 बिलियन या फिर 100 करोड़, जैसे भी आप बोले। तो ये जो 1 बिलियन है, ये जो 1 बिलियन जैसा जो एकदम बड़ा एक आंकड़ा है, ये जो 100 करोड़ का आंकड़ा है, बट ये हम बोलते रहते हैं बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, बट ये कितना बड़ा है एक्चुअली? अगर मान लीजिए हम काउंट करना स्टार्ट करें, 1 2 3 4 करके अगर काउंट करना स्टार्ट करें और 1 बिलियन तक काउंट करें, 1 अरब तक काउंट करें, तो आपको क्या लगता है? और बिना रुके, बिना खाना खाए, बिना पानी पिए, बिना कुछ और किए, अगर कॉन्स्टेंटली काउंट करके 1 से 1 अरब तक पहुंचे, तो आपको क्या लगता है कितना टाइम लगेगा? कोई बता पाएगा शशि जी के स्कूल से या अलका जी के स्कूल से? कोई गेस, अंदाजा लगाइए कि कितना टाइम लग सकता है अगर 1 अरब तक काउंट करें, 1 बिलियन तक काउंट करें। अलका जी के स्कूल से कोई बोलना चाहेगा जवाब? बताओ बेटा, संजना, कार्तिका, सब वहीं बैठे हो, बताओ। मैम रिपीट करना क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि अगर आप 1 से लेके 1 अरब तक या फिर 1 बिलियन, जो 1 के पीछे 9 शून्य है, वहां तक अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 ऐसा करके, तो कितना टाइम लगेगा पूरा 1 अरब तक पहुंचते पहुंचते? आपको क्या लगता है वक्त कितना लगेगा काउंट करते? जी नहीं सुनाई दिया, दोबारा बोलिए। क्या बोले? दोबारा बोलो।
एक साल। एक साल, ओके, आपका आंसर है 1 साल। देवेंद्र जी के स्कूल से कोई कुछ दूसरा आंसर देना चाहेगा, या फिर देवेंद्र जी या फिर शशि जी आप लोग भी दे सकते हैं आंसर, ऐसे कोई बात नहीं है। कितना 1 अरब तक की गिनती करने के लिए, काउंटिंग करने के लिए कितना टाइम लगेगा लगभग आपके हिसाब से? 3 सेकंड। 3 सेकंड में कर लेगा। और 3 सेकंड है हमारे पास, अब ट्राई कर लेते यस सर, 1 सेकंड ही लगेगा, 1 अरब बोलो डायरेक्ट। सर 4 या 5 घंटे। ये कह रहा है 4 या 5। तो किसी को लगता है कुछ घंटे लगेंगे, किसी को लगता है 1 साल लगेगा। असली आंसर है 32 साल। तो आप अगर बिना रुके गिनती करते हैं 1 अरब तक, आपको 1 अरब पहुंचने में 32 साल लगेगा। तो इतना बड़ा ये जो आंकड़ा है, ये जो नंबर है 100 करोड़, ये इतना ही बड़ा है, जो उसको गिनती करने में आपको 32 साल निकल जाएगा। ठीक है, वो चीज बता। Perfect. सर ये जो 2 किड्स हैं हमारे, इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया करना आप। जी जी, डेफिनेटली। दृष्टि एंड हेमंत भी है साथ में सर पीछे। बिल्कुल बिल्कुल पूछेंगे। Okay, so then we're talking about the scales in the universe, right? We just said that our perception of the scales without the use of any instrument or any analysis is very small. We can maybe detect something like a milligram to maybe 1,000 kilograms. So if you're able to push something, maybe you can push, I don't know, 1,000 kilograms something and kind of distinguish it. After that, it becomes very hard. For instance, if I give you 1,000 kilograms and 10,000 kilograms, all you know is it is heavy. You don't know, you cannot tell a difference between 1,000 kilograms and 10,000 kilograms. If I give you something that is 1,000,000 kilograms and 1,000,000,000 kilograms, there is no way you can tell the difference between them by looking at it, because neither of them are going to move. Neither of them are something you can lift. There is no way for you to tell other than the fact that this is a very heavy object. This also happens on the other end of the spectrum, right? You can maybe say something is light as a few milligrams. You can say, okay, this is light like, I don't know, hair or a feather or something. But if I give you something that's lighter, you cannot tell a difference between, say, a picogram and a microgram, right? This is why we have very sophisticated instruments to measure picograms and milligrams in, say, a laboratory, because you genuinely cannot distinguish these little things. You just know this is light, and you can't really say how light it is. But the kind of scales that exist in the universe happens to be 10 power minus 30 kilos, which is kind of the mass of subatomic particles like electrons. And all the way up until 10 power 53 kilograms, which is what we think is the mass of the entire observable universe. Okay, probably the mass of the universe is much larger, but the mass of our universe, in the sense that what we can see, is around 10 power 53 kilograms. So you see, there is an order of 80, order of magnitude 80 in the scale of kilograms that exists in the universe and that are relevant for different structures we see in the universe. Whereas our bare human capacities can only have intuitions for around 6 orders of magnitude. So all the rest of them, we are supposed to be probing using either clever techniques or instruments, right? So this is something I want you to appreciate, how much further we've extended our capacity to probe beyond just bare physical capabilities of dealing with masses. Okay, do you want to summarize this, or do you want me to go 3 slides and then you summarize it? I'll just quickly मैं जो बहुत जल्दी से समराइज कर देता हूँ ये। तो बेसिकली इसमें हमको ये पता चला कि हम हमारे डेली लाइफ में, हमारी रोज की जिंदगी में शायद 1 मिलीग्राम से 1 किलोग्राम या फिर 10, 20, 100 किलोग्राम की चीजें हम देखते हैं या फिर हैंडल करते हैं। हल्का चीज होता है तो मिलीग्राम होता है, बहुत भारी होता है तो 100 किलो का होता है। बट यूनिवर्स में इससे भी कई गुना ज्यादा भारी चीजें हैं और कई गुना ज्यादा हल्की चीजें भी हैं।
जो हम ज्यादातर हम जो नॉर्मल हमारा जो इंस्ट्रूमेंट्स है, जो हमारा जो टोल है, जिससे हम नॉर्मल चीजों का वेट निकालते हैं, उससे हम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमको सोफिस्टिकेटेड, मतलब बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जो बनाते हैं, जो हम लोग बनाते हैं, ताकि हमको बहुत ही हल्के चीजों को मेजर कर सके, हल्की चीजों का जो वेट है वो हम नाप सके। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का वेट है 10⁻³ kg, मतलब 1 kg को लेके अगर मैं उसका एक भाग 10 भाग का एक भाग करूं एक बार, और दोबारा करूं, और दोबारा उसको 1/10 करता रहूं, 10 में से 10 में से करता रहूं, ऐसे में अगर 30 बार करूं, तो जो बचेगा वो होगा एक इलेक्ट्रॉन का मोल, इलेक्ट्रॉन का भार, राइट। तो वो बहुत ही छोटा चीज है। ठीक ऐसे ही अगर हम वो 10 से गुना मल्टीप्लाई करते करते जाएं अगर केजी को, अगर 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 वैसे हम 50 बार या फिर 53 बार करें 10⁻53 kg, वो बहुत ही बड़ा नंबर है। हमने अभी अभी पता किया कि 10⁹ जो होता है, बस 9 विच इज बिलियन, राइट, वो बिलियन तक काउंट करने में, हमको गिनती करने में लग जाएगा 32 साल। तो आप समझ सकते हैं कि जहां 10⁹ इतना बड़ा नंबर हो सकता है, तो 10⁻53 और भी बहुत ही ज्यादा बड़ा नंबर है, वो जो कि हमारा पूरा यूनिवर्स का वेट है लगभग। तो यही यही मेन बात है कि बहुत सारा अलग अलग स्केल्स है, बहुत छोटी चीजें भी हैं, बहुत बड़ी चीजें भी हैं यूनिवर्स में। Okay. So the other two things that we are very interested in is the length scale and the time scale. Okay, these are sort of kind of related in astronomy, which we'll talk about in a few lectures down. But right now we'll look at each of them separately, right? In the length, the typical range of length that we can measure is about 10⁻⁴, a fraction of a millimeter, to 10⁻² meters, 100 kilometer maybe, right? This is what you can measure without an instrument. Bare human being placed on a flat ground probably can measure something like this. After that, it's very hard. Like, you probably can't tell me the difference between 100 kilometers and I don't know, 500 kilometers without having an instrument. It's just long, right? And similarly, you probably cannot tell a difference between a picometer and a nanometer. That's too little. You just know it's a small amount. You don't know how much. So subatomic particles are generally of the length 10⁻⁻18 meters. And the diameter of the universe, which is the biggest scale we can see, is about 10⁻26 meters. Okay, and we can access only a small range in between, which is 10⁻⁵, 10⁻² meters almost. Okay, similarly for time, the smallest times we can measure is around 10⁻⁻21 seconds. These are things that we call as atomic clocks. It's one of the precise kind of clocks that we have built. And as we have discussed, the times that we can perceive is probably a fraction of a second to maybe 100 seconds, which is like a few hours, 2 or 3 hours. And then we have on the other side, the largest amount of time that we know, which is like the age of our universe, the time that is between today and whenever the Big Bang happened, whenever the universe we think started, right? That is about 10⁻17 seconds. It's about 13.7 billion years ago. All right. So that are the three scales that we'll talk about mostly today: the length scale, the time scale, and the mass scale. And do you want to summarize this slide as well, Ayan? हाँ, तो बात अभी भी वही है, मुद्दे की बात, कि जैसे कि हमने मास के बारे में बात किया, जो कि वजन है, वजन जैसे बहुत बहुत छोटा हो सकता है, बहुत बहुत हल्का हो सकता है और बहुत भारी भी हो सकता है, वैसे ही ठीक उसी तरह अगर हम लेंथ देखें, लंबाई देखें, वो भी बहुत छोटा हो सकता है कोई चीजों का, और बहुत ज्यादा लंबा भी हो सकता है। यूनिवर्स का, स्पेस का, गैलेक्सीज का जो लंबाई है वो बहुत ही ज्यादा लंबा होता है। वैसे ही टाइम का भी सेम है। टाइम अगर हम मेजर करें तो बहुत ही छोटा टाइम मेजर कर सकते हैं अगर कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से, या फिर बहुत ही बड़ा, बहुत ही लंबा समय हम मेजर कर सकते हैं कुछ और तरीके से। तो ये सारे चीजों में, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो लंबाई हो, चाहे वो वजन हो, उसमें बहुत बहुत छोटे से भी छोटे चीज होते हैं यूनिवर्स में, और बड़ा से भी बड़ा चीज होता है। तो उसी के बारे में, ये जो अंतर है बहुत, इसी के बारे में हम बात करेंगे कि हम
हमारे जो हम हैं इस धरती में हैं, हम धरती के आसपास कोई और प्लैनेट्स हैं और ग्रह हैं, उसके आसपास सोलर सिस्टम है, उसके ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो गैलेक्सी बन जाएगा। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। Okay. Now we are going to talk about moons and planets. Ayan, maybe you say this first and I'll summarize it quickly in English for whoever wants to see in the YouTube. डेफिनेटली। तो हम जो जैसे कि मैंने बोला कि हम ऐसे प्लैनेट्स, मून्स और स्टार्स, मतलब कि हमारे पास जो चांद है और हम हैं, जो जो तरह तरह के अलग अलग ग्रह हैं और जो तारे हैं, वो कितना बड़ा है, वो एक दूसरे से कितना छोटा है, कितना बड़ा है, वो थोड़ा हम जल्दी से देखेंगे। बट आज एक सेकंड, लेट मी जस्ट सी। मैं पहले चाहूंगा कि ये वीडियो हम देख लेते हैं बहुत जल्दी से, क्योंकि आई थिंक वो ज्यादा मजेदार रहेगा उन सबके लिए। आप लोगों को दिख रहा है मेरा स्क्रीन? Yes, visible. थैंक यू। ये नहीं चाहिए। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि चीजों का साइज जो होता है, जो लंबाई होता है, वो क्या अलग अलग, कितना अलग अलग हो सकता है। तो मैं थोड़ा पॉज करता हूँ। तो ये देखें, जो ये जो डिफरेंट तरीके से तरह का गोला बना हुआ है, बॉल्स बने हुए हैं और उसके ऊपर उनके नाम लिखा हुआ है। पहले कुछ नाम है हमको शायद पता ना हो, वो नाम है सोलर सिस्टम में, हमारे सोलर सिस्टम में, हमारे आसपास के ग्रह में उनका जो चांद है, उनका जो सैटेलाइट्स है, वो उन सब के नाम है। तो वो नाम के बारे में आप फिक्र न करें, डोंट वरी अबाउट द नेम्स। आप जस्ट देखिए कि ये जो सोलर सिस्टम में तरह तरह के गोला है, तरह तरह के प्लैनेट्स हैं या फिर मून है, वो कितना छोटा हो सकता है या फिर कितना बड़ा हो सकता है एक दूसरे से। तो ये लेफ्ट से राइट हम जब जाएंगे तो ये बड़ा होता रहेगा। तो जैसे कि देखिए, ये 4 नंबर पे प्लूटो है। प्लूटो प्लैनेट इतना छोटा है। प्लूटो से बड़ा है हमारा मून, जिसको हम मून लिखा हुआ है राइट यहाँ पे। फिर मून से भी बड़ा है आयो कैलिस्टो, जो कि कुछ और ग्रह का, जो कि जुपिटर का मून है। फिर आता है मरकरी, मतलब बुध ग्रह जो है। मरकरी इतना छोटा, मतलब मरकरी और कैलिस्टो और टाइटन, वो सारे मून्स हैं, वो भी सिमिलर साइज के हैं। गैनीमेड वो भी एक मून है, सिमिलर साइज के हैं। अब आता है दूसरे ग्रह, जैसे कि मार्स आ गया। मार्स मून से थोड़ा बड़ा है, आप देख सकते हैं राइट। बट मार्स से भी बड़ा है वीनस। वीनस और अर्थ, अर्थ मतलब हमारा अर्थ ऑब्वियसली, वीनस और अर्थ सिमिलर साइज के हैं। बट अर्थ के बाद इमीडिएटली इतना बड़ा जंप है स्केल में, जो नेपच्यून है और जो यूरेनस प्लैनेट है, वो बहुत ही बड़ा है अर्थ से, लगभग 100 गुना बड़ा है। जैसे कि आप देख सकते हैं ना, अर्थ उसके सामने छोटू सा लग रहा है। और नेपच्यून और यूरेनस से भी जुपिटर और सैटर्न, जो हमारे सोलर सिस्टम के सबसे 2 बड़े प्लैनेट्स है, जिसको हम गैस जायंट्स बोलते हैं, वो आप देख सकते हैं वो कितना ज्यादा बड़ा है। अर्थ तो दिख ही नहीं रहा है इस पिक्चर में। इवन नेपच्यून और यूरेनस भी इतना छोटे छोटे लगने लगे हैं, क्योंकि जुपिटर अर्थ से 1000 गुना बड़ा है। और उससे भी 1000 गुना बड़ा है हमारा सन, हमारा जो सूर्य। तो वो अर्थ से कितना ज्यादा बड़ा होगा, आप ये थोड़ा इमेजिन कीजिए। तो मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ। आप देख सकते हैं कि राइट में हमारा सन है, जो ऐसे जो बिग येलो जो बॉल दिख रहा है, उसके नीचे, उसके लेफ्ट में सैटर्न, जुपिटर जैसे बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं। और अब तो अर्थ, मरकरी, प्लूटो, मार्स, वो तो दिख ही नहीं रहा है। वो कितना छोटा है सन के मुकाबले, या फिर इवन जुपिटर और सैटर्न के मुकाबले कितना छोटा है। तो यही दिखाने के लिए मैं Okay, मैं चाहता था कि and I'll just summarize that. Just go back to the whole yes, picture. sure. Yeah. So, okay, so in this video, we've seen how different scales work. We began with moons of the planets. So these are the moons of different planets, Iris, Europa, Io being the moons of Jupiter. Then we have our own moon. We see that the scales are increasing. Then you have Mercury, which is a planet, right? And then you have a bunch of other moons. Then you have Mars, for instance. Then you have a bigger planet, which is Venus, then which is similar to the size of Earth, more or less. Then you have larger planets, such as Uranus, I think. Neptune, Uranus, yes, exactly. Then you have bigger ones like Jupiter and Saturn, which I think the first one is Jupiter, probably.
I guess. Saturn, but they're similar size. Saturn, yes, yes. With the rings. Saturn and Jupiter. And yeah, just fast forward it, right? Because they've already seen it. Yes. And then you have the sun, which is much bigger. So just so to see them on the scale, you can see that you can barely see the moons and the earth size object. Jupiter is a really tiny ball compared to the sun. And this is just in our solar system, we have so many length scales within just our solar system. And that was the summary of his slide. Yes, go for it. तो हम सर एक सेकंड सर, इसमें हम एक अंदाजा ला सकते हैं कि जो जुपिटर का रेड आई है, जो रेड स्पॉट है, वो भी अर्थ से 3 या 4 मतलब टाइम से बड़ा है। तो कितना बड़ा मतलब इमेजिनेशन हम कर सकते हैं कि भाई कितना बड़ा जुपिटर होगा जब उसकी रेड आई छोटी सी धरती से 3 या 4 गुना बड़ी है सर। जी बिल्कुल, जुपिटर का जो बिग रेड स्पॉट कहते हैं, जो एक तूफान है, आई थिंक कुछ 1-2 हफ्ते पहले हम इस बारे में बात कर रहे थे, वो उसके अंदर कई अर्थ घुस सकते हैं। वो अर्थ से भी इतना बड़ा है क्योंकि जुपिटर अपने आप में अर्थ से 1000 गुना बड़ा है। तो वेरी गुड पॉइंट है जी। बट आई ऑल्सो थिंक कि हम 155 बज चुका है वहां पे, और हम यहाँ तक है। मैं थोड़ा जल्दी से वीडियो दिखा दिया क्योंकि मेरे ख्याल से मुझे लगा कि वो आप लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि बट हम इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसके डिटेल्स में जाएंगे, जैसे कि अर्थ मून का क्या है, या फिर हर एक सोलर सिस्टम का प्लैनेट एक दूसरे से कितना पास है या फिर कितना दूर है स्केल से, और उसके बाद हम गैलेक्सीज और स्टार क्लस्टर, तो ऐसे ऐसे करके हम आगे बढ़ते जाएंगे, बड़े से बड़ा चीज, बड़े से बड़ा स्ट्रक्चर कवर करेंगे। बट आई थिंक आज उसमें हम ना ही स्टार्ट करें तो बेहतर है मेरे ख्याल से, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम आपको हो चुका है। 4 मिनट बचा है क्लास का भी और जूम का भी। तो अगर आप लोगों में से किसी को कुछ पूछना हो इन 4 मिनट में, तो आई थिंक वो हम आंसर कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आज के क्लास के बारे में, या फिर कोई भी पिछले क्लास के बारे में, या फिर कोई जनरल क्वेश्चन है किसी के पास? Yes, Ayanji, like the video presentation, the size of Mars and the size of Earth is like equally, but when we see on the chart, so it is arranged in the ascending order, like first come Venus and then Earth and then Mars. So it's not clear actually. साइज ऑफ मार्स, एक सेकंड, तो मैं वीडियो में वापस जाता हूँ थोड़ा। आप अगर आपका क्वेश्चन मुझे अगर ठीक से समझ में आए, तो मुझे यही पता चला कि आप पूछ रहे हैं कि साइज ऑफ मार्स और साइज ऑफ अर्थ सिमिलर है, यही बोल रहे हैं आप? क्योंकि बट चार्ट में सिमिलर नहीं है। Yes. There is a Mars and then Venus and then Earth, right? जी। But according in the solar system, chart, first comes Venus and then Earth and then Mars. वो आप शायद जो बोल रहे, हाँ, yes, carry on. हाँ जी, आप शायद जो बोल रहे हैं, आप इसके बारे में बात कर रहे हैं शायद। यहाँ पे भी मेरे पास कुछ खास वो नहीं है, तो ठीक है। जो आप जो बोल रहे हैं, सोलर सिस्टम में हम पहले सन के बाद पहले मरकरी देखते हैं, मरकरी, उसके बाद वीनस होता है, उसके बाद अर्थ होता है, उसके बाद मार्स होता है। आप उस सीक्वेंस की बात कर रहे हैं? Right. तो वो जो सीक्वेंस है, वो साइज के अकॉर्डिंग सजाया हुआ सीक्वेंस नहीं है। वो साइज के हिसाब से, लंबाई के हिसाब से वो सजाया हुआ नहीं है। वो है कि सन से सबसे नजदीक कौन सा है, फिर उसके बाद कौन सा है, फिर उसके बाद कौन सा। तो एक्चुअली जो है, जो स्पेस में, जो अंतरिक्ष में सन के सबसे नजदीक है मरकरी, उसके बाद जो ऑर्बिट है उससे थोड़ा ज्यादा दूर है वीनस, वीनस से थोड़ा ज्यादा दूर है अर्थ, अर्थ से थोड़ा ज्यादा दूर है मार्स, उसके बाद है जुपिटर। ऐसे उस हिसाब से हम वो चार्ट देखते हैं, जिस हिसाब से ये जो प्लैनेट्स हैं, ये जो ग्रह है, ये सन के कितना नजदीक है या फिर सन से कितना दूर है, वो उस चार्ट उस बारे में है कि सन के नजदीक है कि सन से दूर है सूर्य से। और ये जो चार्ट है, ये इसके बाद इस बारे में नहीं है कि ये सन से कितना पास है, ये दूर है, ये भूल जाइए। ये बस है, ये पास रखा हुआ है हमको दिखाने के लिए। Okay. हाँ, ये बस पास है हमको दिखाने के लिए कि साइज जो है वो कौन सा बड़ा है। तो इसमें बस सबसे छोटा लेफ्ट में है और सबसे बड़ा राइट में है। ये एक्चुअली स्पेस में इस ऑर्डर में चीजें नहीं है, इस
सीक्वेंस में चीजें नहीं है। जैसे कि आपने बोला कि डेफिनेटली मरकरी सबसे पहले आता है सन के बाद, उसके बाद आता है वीनस, उसके बाद आता है अर्थ, जो एक्चुअल में है। इसमें बस दिखाया हुआ है कि छोटे चीजों को लेफ्ट में रख के और बड़े चीजों को राइट में रख के। तो इसमें जो हम देख सकते हैं कि मार्स जो है वो अर्थ से या फिर अर्थ और वेनस से लगभग आधा है साइज में, लगभग आधा है उनका डायमीटर का अगर कंपैरिजन करें तो मार्स काफी छोटा है। वीनस और अर्थ सिमिलर साइज है। मरकरी मार्स से भी छोटा है, इसलिए और भी लेफ्ट में है ये। बट एक्चुअल में रियलिटी में वो सन से सबसे पहले मरकरी आता है, फिर वीनस, अर्थ, मार्स। Yes, clear. Thank you so much. Ayan ji, can you share this video on the group? Actually, recording तो आप करेंगे ही share, but this रिकॉर्डिंग में होगा stating is और very वीडियो का useful लिंक actually. डेफिनेटली वीडियो का लिंक मैं शेयर करूँ जरूर। Okay, done. Thank you. सर ठीक है, हमारे I think कुछ हमारा, बच्चे, हाँ जी जल्दी बोलिए। हाँ इन्होंने टेलीस्कोप से अभी कुछ दिन पहले सैटर्न वगैरह की देखा था, उसका मतलब मून है टाइटन, वो भी देखा था। अपने अनुभव बताएंगे।